नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य जो भर्तियां होने वाली है उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आज भी हम लोग इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी 2-3 पार्ट और आएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास से रिलेटेड। उसके बाद जैसे इतिहास कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोग को इंडस्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, इकोनॉमी सर्वे, इन सब के क्वेश्चंस भी आप लोग को कराऊंगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको जनजाति, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ के भूगोल, इन सब के क्वेश्चंस करा दिए। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजीपीएससी 2025 स्पेशल, आप वहां जाकर पूरा देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कराना प्रारंभ किया था, जहां मैंने पाषाण काल से लेकर सम्राट अशोक तक अर्थात मौर्य काल तक की मैंने प्रश्नोत्तर को आप लोग को सॉल्व कराए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज आपका मौर्य साम्राज्य के बाद अर्थात सम्राट अशोक के बाद जितने भी वंश आए उनके प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वंश ब्राह्मण वंश के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है कौन सा वंश ब्राह्मण वंश के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शंस दिया गया है, पहला शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश, तीसरा सातवाहन वंश और चौथा गुप्त वंश। चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा आपका वंश है वो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो आपका गुप्त वंश। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका गुप्त वंश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं जो जो चीज़ आपको बताऊंगा अच्छे से इसको आपको सुनना है और चीज़ों को याद करना है। अगर मैं ब्राह्मण वंश की बात करता हूँ, अगर मैं ब्राह्मण वंश की बात करता हूँ तो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं, याद रखना है। ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आते हैं सबसे पहला तो आपका शुंग वंश, ठीक है। पहला आपका शुंग वंश हो जाएगा। शुंग वंश के बाद आपको याद रखना है कण्व वंश, ठीक है, कण्व वंश। कण्व वंश के बाद तीसरा होगा आपका सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के बाद आपको याद रखना है वाकाटक वंश। सातवाहन वंश के बाद वाकाटक, ठीक है, वाकाटक वंश हो जाएगा। तो ये चारों वंश कौन से वंश में आते हैं? ब्राह्मण वंश में आते हैं। किस में आते हैं? ब्राह्मण वंश में आते हैं। इसमें से ध्यान रखना, इसमें से जो शुंग वंश है, शुंग वंश और कण्व वंश, शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में जानकारी हमको हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में जानकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता। छत्तीसगढ़ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ से सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो पूछेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन से ब्राह्मण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, तो आपको बताना है सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, ठीक है। तो याद रखना है क्वेश्चन क्या था कि कौन सा वंश ब्राह्मण वंश के अंतर्गत नहीं आता। इसका सही आंसर आपको गुप्त वंश हो जाएगा। बाकी आपका शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश है, कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश है और सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश है। लेकिन जो शुंग वंश और कण्व वंश, इनके बारे में जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है, जबकि आपका सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, इनके बारे में जानकारी हमको हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या, देखिए, सातवाहन वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको सातवाहन वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। कथनों को पहले आपको अच्छे से पढ़ना, देखिए, है ना। देखो कई बार होता है हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। दूसरा, सातवाहन कालीन मुद्रा मल्हार बालपुर चकड़बेड़ा से प्राप्त हुआ है। तीसरा, गुंजी शिलालेख से राजा अपीलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा, किरारी के तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ये चारों कथनों को आपको पढ़ना और बताना है कि सातवाहन वंश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका असत्य है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला, देखिए, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो पहला वाला जो आपका कथन है बिल्कुल सही है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही है, पहला कथन, ठीक है। दूसरा, सातवाहन कालीन मुद्रा मल्हार बालपुर चकड़बेड़ा से प्राप्त हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। अभी पहले मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, पर पूरा आप लोग को सातवाहन वंश के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा, गुंजी शिलालेख से राजा अपीलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा। गुंजी शिलालेख से राजा वर्दत्त श्री ना, याद रखना,
गुंजी अभिलेख से राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पास अपीलक बोला जा रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हालांकि अपीलक भी सातवाहन कालीन आपका शासक है, लेकिन गुंजी शिलालेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा जी, गलत हो जाएगा। चौथा, किरारी के तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। किरारी के तालाब, किरारी कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा है ना, तो वहां के तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा था कि असत्य कथन की आपको पहचान करना था, तो इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है, थर्ड वाला सत्य है, बाकी पहला, दूसरा, आपका चौथा क्या आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए, अब मैं सातवाहन वंश के बारे में आपको जो तथ्य बताऊंगा, सभी तथ्यों को मेरे साथ आप लोग को याद करते चलना, ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग पूरा सातवाहन वंश के बारे में सभी तथ्यों को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। चीजों को आपको मेरे साथ पूरा याद करते चलना है। चलिए देखिए, है ना, सबसे पहला चीज, अगर सातवाहन वंश के बारे में बात करते हैं, तो जो सातवाहन वंश है ये कौन सा वंश है, ये आपका एक ब्राह्मण वंश है। चीजों को मेरे साथ याद करते चलना है। सातवाहन वंश एक कौन सा वंश है जी, आपका ब्राह्मण वंश है, ठीक है। सातवाहन वंश एक कौन सा वंश है, आपका ब्राह्मण वंश, पहला चीज याद हो गया होगा। दूसरा चीज, अगर इसकी हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, इसकी हम लोग राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है प्रतिष्ठान, है ना, इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है जी, आपका प्रतिष्ठान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा प्रमुख शासक, सातवाहन कालिक प्रमुख शासकों के नाम बताइए, अगर ऐसा पूछता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है राजा अपीलक, ठीक है, राजा अपीलक। दूसरा होगा आपका वर्दत्त श्री, है ना, वर्दत्त श्री, और आपका हो जाएगा वेद श्री, ठीक है, वेद श्री। ये सातवाहन कालीन शासकों के नाम है। ये आपका शासक के नाम को दे दिया जाएगा और पूछेगा इन शासकों का संबंध कौन से वंश से था, ऐसा करके, है ना। तो शासकों के नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सातवाहन कालीन प्रमुख शासक के नाम राजा अपीलक, वर्दत्त श्री और आपका वेद श्री हो जाएगा, ये प्रमुख शासक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी मुद्रा कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है आप लोग को, मल्हार के बाद आपका बालपुर, और बालपुर के बाद आपका चकरबेड़ा, है ना, मल्हार, बालपुर, चकरबेड़ा, इन तीनों स्थानों से आपका सातवाहन कालीन मुद्रा हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो आपका मल्हार और बालपुर है, यहाँ से राजा अपीलक की मुद्राएं प्राप्त हुई, राजा अपीलक की ना, सातवाहन कालीन शासक राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से, आपका मल्हार और बालपुर, ठीक है। अगर बात करते चक्करबेड़ा, तो चक्करबेड़ा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चक्करबेड़ा से आपका सातवाहन कालीन रोमन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ है, ठीक है। चक्करबेड़ा से आपका सातवाहन कालीन, ठीक है, सातवाहन कालीन रोमन मुद्रा प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, सातवाहन कालीन रोमन मुद्रा, ठीक है, रोमन मुद्रा प्राप्त हुआ है, याद रखना है। क्या क्या बता दिया, देखो, इसकी राजधानी कैपिटल की बात करते तो प्रतिष्ठान। दूसरा चीज, प्रमुख शासक राजा अपीलक, वर्दत्त श्री, वेद श्री, इनकी मुद्रा की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, मल्हार कहाँ पड़ता है, सभी को पता है बिलासपुर, है ना, मल्हार कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में पड़ता है। बालपुर कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा में पड़ता है। और चक्करबेड़ा भी कहाँ पड़ता है, जब आपका बिलासपुर, है ना। तो चलिए, तो मल्हार, जो आपका मल्हार और बालपुर से राजा अपीलक की मुद्रा प्राप्त हुई है, और चक्करबेड़ा, है ना, चक्करबेड़ा से सातवाहन कालीन रोमन मुद्राएं प्राप्त हुई है, सभी बातों को ध्यान रखना है। या रोमन सिक्के, कई जगह आपको मुद्रा की जगह सिक्के भी देखने को मिलेगा। तो सातवाहन कालीन रोमन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चक्करबेड़ा से प्राप्त हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शिलालेख की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं शिलालेख की बात करता हूँ, सातवाहन कालीन शिलालेख, तो सातवाहन कालीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका गुंजी से, ठीक है, गुंजी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपका गुंजी से ध्यान रखना है ना, आपका गुंजी से सातवाहन कालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें से राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें लिख रहा हूँ, जिसमें राजा वर्दत्त श्री, जिसमें राजा वर्दत्त श्री के बारे में, जिसमें राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गुंजी शिलालेख किनका है, तो आपको बताना है सातवाहन वंश का। जिसमें किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आपका राजा वर्दत्त श्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। इन्होंने क्या किया था, अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गांव दान में दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए, इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को, ठीक है, ब्राह्मणों को 1000 गाय, ठीक है, 1000 गाय दान में दिया था, ठीक है, दान में दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दान में दिया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक आध दो चीज और है जो इंपॉर्टेंट है इस वंश से संबंधित, फिर खत्म हो जाएगा पूरा। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सातवाहन कालीन स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सातवाहन कालीन स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, मैंने बताया था आप लोगों को, किरारी के तालाब से, ठीक है,
किरारी के तालाब से, है ना, किरारी के तालाब से आपका स्तंभ लेख या आपका काष्ठ स्तंभ बोल सकते हैं ना, किरारी के तालाब से क्या प्राप्त हुआ है, काष्ठ स्तंभ, है ना, काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपको स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, काष्ठ स्तंभ लेख, इसमें सातवाहन प्रशासन के 18 विभागों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, इसमें सातवाहन कालीन प्रशासन के, है ना, इसमें सातवाहन कालीन प्रशासन के, सातवाहन कालीन प्रशासन के 18 विभाग का वर्णन किया गया है, 18 विभागों का, है ना, 18 विभागों का क्या किया गया है, जो आपका वर्णन किया गया है, 18 विभागों का वर्णन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस जो आपका जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ है कहाँ से, किरारी के तालाब से, इसको कहाँ रखा गया है, तो ध्यान रखना, इसको कहाँ रखा गया है, इसको आपका महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, महंत घासीदास, इसको रखा गया है महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में, है ना, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। कहाँ, रायपुर में। ठीक है, रायपुर में रखा गया है। तो चलिए सभी तथ्यों को आप लोग को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। सबसे पहले देखिए, सातवाहन वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो प्रतिष्ठान, प्रमुख शासक राजा अपीलक, वेदश्री और आपका वर्दत्तश्री, है ना, ये प्रमुख शासक हो जाएंगे। आगे बात करते हैं इनकी मुद्रा मल्हार से प्राप्त हुआ है, उसके बाद आपका चक्करबेड़ा से प्राप्त हुआ है, बालपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मल्हार और बालपुर से राजा अपीलक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनकी मुद्रा प्राप्त हुई है, जबकि चक्करबेड़ा से आपका रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं सातवाहन के, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है आपका सातवाहन कालीन स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किरारी के तालाब से, जिसमें सातवाहन कालीन प्रशासन के 18 विभागों का वर्णन किया गया है। और स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ है किरारी के तालाब से, उसको महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है, ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं शिलालेख, तो सातवाहन वंश के शिलालेख गुंजी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें राजा वर्दत्तश्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिन्होंने अपने आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दिया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो पूरा मैंने आप लोग को सातवाहन वंश के बारे में पूरा बता दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी चीज़ों को, जितना भी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इसके माध्यम से एक प्रकार से हम लोग पूरा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि आपका गुंजी शिलालेख से राजा अपीलक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये गलत हो जाएगा। आपका गुंजी शिलालेख से राजा वर्दत्तश्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि भी मैंने आप लोग को बताया। मैंने पूरा आप लोग को सातवाहन वंश के बारे में कंप्लीट बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। वाकाटक वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। वाकाटक भी कौन सा वंश है, ब्राह्मण वंश है। मैंने बताया ना, ब्राह्मण वंश में 4 वंश आते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कौन सा वंश, आपका शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, फिर आपका सातवाहन वंश, फिर वाकाटक वंश। ठीक है, तो मैंने बताया कि सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से जानकारी प्राप्त होती है, जबकि शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका वाकाटक वंश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि वाकाटक वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको क्या करना है, वाकाटक वंश के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरा आपको सातवाहन वंश के बारे में बता दिया था, है ना। उसी प्रकार से जैसे मैंने सातवाहन वंश के बारे में आप लोग को पूरे सभी तथ्यों को बताया, उसी प्रकार इसमें मैं पूरा आपको वाकाटक वंश के बारे में सभी तथ्यों को बताऊंगा। चलो देखिए, इनकी राजधानी नंदीवर्धन थी, पहला कथन है। दूसरा, इस वंश के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और तीसरा, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक महेंद्र सेन थे। और चौथा, अंतिम वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन थे। 4 कथन दिए गए, इनको पढ़ना और बताना इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए, सबसे पहला तो वाकाटक वंश से अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो नंदीवर्धन। ठीक है, अगर कैपिटल की बात करते हैं, वाकाटक वंश की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ था, नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है जी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वंश के शासक वैष्णव धर्म का पालन करते थे, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा कि वाकाटक वंश, ठीक है, वाकाटक वंश के शासक कौन से धर्म का पालन करते थे, तो आपको बताना है वैष्णव धर्म का पालन करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक महेंद्र सेन थे, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर बात करते हैं वाकाटक वंश के संस्थापक तो प्रवर सेन प्रथम थे। यहाँ पास महेंद्र सेन नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, प्रवर सेन प्रथम। क्या आएगा जी, आपका प्रवर सेन प्रथम। इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, है ना। आगे बात करते हैं। अंतिम वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन थे, अंतिम वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन थे। तो आपका चौथा स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था। असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन हमारा थर्ड वाला। ठीक है,
थर्ड क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक महेंद्र सेन थे, जो कि गलत है। वाकाटक वंश के संस्थापक प्रवर सेन प्रथम थे। अब चलिए, अब मैं जो जो चीज़ आपको वाकाटक वंश के बारे में बताऊंगा, चीज़ों को आपको पूरा याद करना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा वाकाटक वंश ये किस कौन से वंश में आता है, तो आपको एक प्रकार की ब्राह्मण वंश है ना, ये आपका एक प्रकार से ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है, पहला चीज। अगर इसकी राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो आपका नंदीवर्धन, इसकी राजधानी नंदीवर्धन, नागपुर वाला क्षेत्र है ना, नंदीवर्धन, यहाँ पास मैं कोष्टक लिख रहा हूँ, नागपुर है ना, इसकी राजधानी नंदीवर्धन था, याद रखना है। तीसरा चीज, अगर इसके धर्म की बात करते हैं, ये कौन से धर्म का पालन करते थे, तो ये आपका वैष्णव धर्म का, कौन से धर्म का जी, आपको वैष्णव धर्म का पालन करते थे, ध्यान रखना है। अगर अंतिम अंतिम वाकाटक शासक पूछेगा तो आपको बताना है पृथ्वी सेन। अंतिम वाकाटक शासक अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे जी, पृथ्वी सेन बताओगे। यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई है ना। अब मैं आपको प्रमुख शासक है ना, जो आपका प्रमुख शासक कौन कौन हुए किसमें, वाकाटक वंश में, सभी शासकों के आपको नाम याद करा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला होगा जब का प्रवर सेन प्रथम है ना, प्रवर सेन प्रथम, पहला प्रवर सेन प्रथम, ठीक है। उसके बाद होगा आपका महेंद्र सेन, ठीक है। देखो, प्रवर सेन प्रथम, सबसे पहले प्रवर सेन प्रथम, उसके बाद आपका महेंद्र सेन के बाद आपका रुद्र सेन, ठीक है। महेंद्र सेन के बाद आपका रुद्र सेन, ठीक है जी। रुद्र सेन के बाद आपका प्रवर सेन द्वितीय, रुद्र सेन के बाद आपका प्रवर सेन द्वितीय, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद प्रवर सेन द्वितीय के बाद हो जाएगा जी आपका नरेंद्र सेन के बाद आपका हो जाएगा आपका पृथ्वी सेन, ठीक है। प्रवर सेन द्वितीय के बाद आपका नरेंद्र सेन, और नरेंद्र सेन के बाद आएगा जी आपका पृथ्वी सेन, ठीक है। नरेंद्र सेन के बाद आपका पृथ्वी सेन। तो ये प्रमुख शासक हुए वाकाटक वंश के, ठीक है। तो प्रवर सेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, और क्या होगा आपका पृथ्वी सेन हो जाएगा, ठीक है। सभी बातों को ध्यान रखना है। कैसे याद कर सकते हो, देखो कैसे याद कर सकते हो, चलो इसको ऐसे, मेरे पास जो ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक थोड़ा एक प्रकार से लेंदी हो सकता है ना, तो इसको आप अपने से अच्छे से और याद करना है, जैसे भी आप याद करना है, मतलब करोगे अच्छे से आपको इसको याद करना है। तो प्रवर सेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, आपका पृथ्वी सेन, क्योंकि वो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जी। चलो, तो प्रवर सेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, और आपका पृथ्वी सेन। अब चलिए, अब मैं जो प्रमुख शासक है ना, इनके बारे में आप लोग को बताता हूँ। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपका ये जो आपका सातवाहन वंश है, सॉरी वाकाटक वंश है, ये एक प्रकार की ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है। दूसरा, इसकी राजधानी नंदीवर्धन। तीसरा, ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे। चौथा, अंतिम शासक की बात करते तो आपका पृथ्वी सेन। फिर मैंने प्रमुख शासकों के नाम बताया आप लोग को, प्रवर सेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, और आपका पृथ्वी सेन, है ना। अब चलिए, अब अगर बात करते हैं प्रवर सेन प्रथम के बारे में, अगर मैं प्रवर सेन प्रथम के बारे में बात करता हूँ, तो ये क्या थे, ये आपका वाकाटक वंश के संस्थापक थे। सबसे पहला चीज तो ये वाकाटक वंश के कौन थे जी, संस्थापक थे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, विंध्य शक्ति, इंपॉर्टेंट है ना, ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। देखो, तो प्रवर सेन प्रथम के बारे में मैंने दो चीज बताया, क्या बताया कि ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। प्रवर सेन जो आपका प्रथम है, ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे, और किनके पुत्र थे, ये आपका विंध्य शक्ति के पुत्र थे, ठीक है, विंध्य शक्ति के पुत्र थे। अब बात करते हैं हम लोग महेंद्र सेन। अब हम लोग बात करते हैं महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन के बारे में ध्यान रखना है कि जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान में निकला था, तो उन्होंने किसको पराजित किया था, महेंद्र सेन को पराजित किया था, ठीक है। तो याद रखना, आपका महेंद्र सेन को किसने, समुद्रगुप्त ने, है ना, इसको समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, याद रखना। जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकला था, तो उन्होंने किनको पराजित किया था, महेंद्र सेन को। और इसके बारे में जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के पराग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि महेंद्र सेन को किसने पराजित किया था, आपका समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसका उल्लेख किसमें हमको मिलता है, तो पराग प्रशस्ति में, है ना। अभी मैंने बताया इसका उल्लेख हमको पराग प्रशस्ति में मिलता है, और पराग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं महेंद्र सेन के बारे में, और आपको ध्यान रखना है कि ये आपका वाकाटक वंश के, ये वाकाटक वंश के प्रतापी शासक थे। वाकाटक वंश के प्रतापी शासक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो वापस से रिवाइज करिए। मैंने बताया आपका वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन, कौन से धर्म का पालन करते थे, वैष्णव धर्म। अंतिम शासक पृथ्वी सेन। मैंने पूरे शासकों के आपको नाम बता दिया, प्रवर सेन प्रथम, महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, और आपका पृथ्वी सेन, ठीक है। अगर प्रवर सेन प्रथम की बात करते हैं, तो ये संस्थापक थे वाकाटक वंश के, ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। फिर मैंने बताया महेंद्र सेन, तो जब समुद्रगुप्त जी है अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकले थे, तो उन्होंने
महेंद्र सेन को पराजित किया था, और इसके बारे में जानकारी हमको उनके दरबारी कवि हरिशन के प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होता है। और जो महेंद्र सेन है ना, वो आपका वाकाटक वंश के प्रतापी महान प्रतापी शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, हमने प्रवर सेन प्रथम और महेंद्र सेन के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रुद्रसेन, उसके बाद प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, है ना। इन जो 3 शासक बचे, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आशा करो यहाँ तक सबको याद हो गया। अंतिम में एक बार और आप लोग मैं रिवाइज करा दूंगा। चलिए, अब कौन कौन से शासक बच गए, अब कौन कौन से शासक बच गए। देखो, सबसे पहले मैंने शासक का आपको नाम बता देने हैं। पहला तो आपका हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, वापस एक बार और बता रहा हूँ, एक बार और रिविजन हो जाएगा। सबसे पहला प्रवर सेन प्रथम, है ना, प्रवर सेन प्रथम मैंने बताया, ये संस्थापक थे, ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। प्रवर सेन प्रथम के बाद मैंने बताया आपको महेंद्र सेन, ये आपका वाकाटक वंश के महान प्रतापी शासक थे, और जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकले थे, तो इसी महेंद्र सेन को पराजित किया था। और इनके बारे में जानकारी हमको प्राग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, और प्राग प्रशस्ति की रचना किसने किया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने किया था। महेंद्र सेन के बाद मैंने बताया था आप लोग को, देखो रुद्रसेन, है ना, रुद्रसेन, महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन, रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन द्वितीय, रुद्रसेन के बाद प्रवर सेन द्वितीय हो जाएगा। प्रवर सेन द्वितीय के बाद आपका नरेंद्र सेन, ठीक है, नरेंद्र सेन, और नरेंद्र सेन के बाद आपका पृथ्वी सेन। ये मैंने आप लोग को पूरे शासक के नाम बताए थे। देखो, कई बार शासकों के क्रम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो हमने प्रवर सेन और महेंद्र सेन के बारे में पढ़ लिया। अब बारी किसका है, रुद्रसेन, है ना। चलिए, ध्यान से सुनना है आपको, रुद्रसेन, है ना। अब हम लोग जानते हैं रुद्रसेन के बारे में। तो रुद्रसेन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, है ना, प्रभावती से क्या किया था जी, आपका विवाह किया था। प्रभावती से क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। रुद्रसेन के बाद आपको ध्यान रखना है प्रवर सेन। देखो, रुद्रसेन के बाद क्या, प्रवर सेन द्वितीय, है ना। तो प्रवर सेन द्वितीय, तो प्रवर सेन द्वितीय के बारे में क्या कहता था, आपको ध्यान रखना है। इसके दरबार में कौन आए थे, महाकवि कालिदास आए थे। प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में ना, इसके दरबार में कौन आए थे, महाकवि, है ना, महाकवि कौन, कालिदास जी। इसके दरबार में महाकवि कालिदास जी आए थे। ध्यान रखना है, कालिदास जी आए थे। प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास जी आए थे। कालिदास के बारे में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। इन्हें यही जो कालिदास जी है, उन्होंने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना किया था, और उसी मेघदूत को छत्तीसगढ़ में अनुवाद पंडित मुकुंदर पांडे जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्रवर सेन द्वितीय के बारे में मैंने बताया कि इसके दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। और सेकंड चीज एक और ध्यान रखना है, इसी के आपका काल में वाकाटक साम्राज्य है ना, वो आपका बुंदेलखंड से हैदराबाद तक विस्तृत हो गया था। प्रवर सेन द्वितीय के काल में जो आपका वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश आपका बुंदेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक विस्तृत हो गया था। बुंदेलखंड से लेकर कहाँ तक, हैदराबाद तक, है ना। हैदराबाद तक क्या हो गया था, विस्तृत हो गया था। हैदराबाद तक विस्तृत हो गया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। देखो, हमने प्रवर सेन पढ़ लिया, महेंद्र सेन पढ़ लिया, रुद्रसेन पढ़ लिया, प्रवर सेन द्वितीय पढ़ लिया। अब क्या बचा, नरेंद्र सेन और आपका पृथ्वी सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन ना। देखो, नरेंद्र सेन, तो जब आप नलवंश पढ़ोगे, तो नलवंश में एक आपको अभिलेख पढ़ने को मिलेगा, वो है आपका रिद्धिपुर अभिलेख। तो रिद्धिपुर अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि आपका नलवंश के एक शासक थे भौदत्त वर्मन। भौदत्त वर्मन ने आपका वाकाटक नरेंद्र सेन को पराजित किया था, है ना। तो याद रखना, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार से, है ना, रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार आपका नलवंश के एक शासक थे ना, नलवंश के एक शासक थे जिसका नाम क्या था, भौदत्त वर्मन। नलवंश के शासक थे जिसका नाम क्या था, भौदत्त वर्मन। और इस भौदत्त वर्मन ने किसको पराजित किया था, किसको जी, आपको नरेंद्र सेन को ना। भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को क्या किया था, पराजित किया था। नरेंद्र सेन को पराजित किया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नरेंद्र सेन को क्या किया था, पराजित किया था, और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नरेंद्र सेन के बाद कौन आएगा। देखो, अंतिम शासक कौन है आपका, पृथ्वी सेन। अंतिम शासक कौन है जी, आपका पृथ्वी सेन। तो पृथ्वी सेन के बारे में आपको ध्यान रखना है, आपका केसरी बेड़ा अभिलेख, है ना, केसरी बेड़ा अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों अभिलेख ध्यान रखना है। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार अगर देखा जाए, तो देखो, आपका नरेंद्र सेन का पुत्र होता है कौन, पृथ्वी सेन। तो पृथ्वी सेन ने अपने पिता नरेंद्र सेन की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्या किया, इन्होंने भौदत्त वर्मन के पुत्र अर्धपति भट्टारक को क्या कर दिया, अर्धपति भट्टारक को पराजित किया युद्ध में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला, इससे पहले मैंने बताया नरेंद्र सेन। देखो, नरेंद्र सेन को किसने पराजित किया था, नलवंश के शासक भौदत्त वर्मन ने, ठीक है। अब भैया
फिर नरेंद्र सेन का पुत्र होता है पृथ्वी सेन। तो पृथ्वी सेन का दिमाग खराब हो गया था कि भैया आपने मेरे पिताजी को कैसे पराजित किया, मतलब कैसे आपने मेरे पिताजी का मृत्यु कर दिया। तो इसीलिए पृथ्वी सेन ने क्या किया, अपने पिताजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भौदत्त वर्मन के जो पुत्र थे, भौदत्त वर्मन के पुत्र कौन थे, अर्धपति भट्टारक, अर्धपति भट्टारक को पृथ्वी सेन ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी शासकों के नाम मैंने आप लोग को बता दिया पूरे वाकाटक वंश के बारे में। चलो एक बार और आप लोग को पूरा बताता हूँ चीजों को, जो जो मैंने आप लोग को बताया। देखिए सबसे पहले वाकाटक वंश ये ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है। दूसरा, ये कौन से धर्म को पालन करते थे, वैष्णव धर्म। राजधानी आपका नंदीवर्धन, ठीक है। प्रथम शासक प्रवरसेन प्रथम और अंतिम शासक आपका पृथ्वीसेन हो जाएगा। अंतिम शासक आपका पृथ्वीसेन। शासकों का अगर मैं क्रम बताता हूँ तो सबसे पहले आपका प्रवरसेन प्रथम, जो कि संस्थापक हुए, जो कि विंध्य शक्ति के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, विंध्य शक्ति के पुत्र थे। दूसरा दूसरा मैंने बताया आपको महेंद्र सेन। जब समुद्रगुप्त जी अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकले थे तो उन्होंने महेंद्र सेन को पराजित किया, और इसके बारे में जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के प्राग प्रशस्ति से हमको प्राप्त होता है। फिर मैंने बताया किसके बारे में, रुद्रसेन के बारे में। जो रुद्रसेन, जो आपका रुद्रसेन है, इन्होंने क्या किया था, रुद्रसेन ने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर मैंने बताया प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय के बारे में बताया कि आपका प्रवरसेन द्वितीय, इसके दरबार में महाकवि कालिदास जी आए थे, और प्रवरसेन द्वितीय के समय में ही वाकाटक वंश बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक विस्तृत हो गया था। फिर नरेंद्र सेन के बारे में बताया कि रिद्धिपुर अभिलेख के आधार पर हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि नल वंश के शासक भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था, और नरेंद्र सेन के बेटा कौन हुए, पृथ्वीसेन। तो केसरी बेड़ा अभिलेख से हमको पता लगता है कि आपका पृथ्वीसेन ने अपने पिता नरेंद्र सेन की हत्या का बदला लेने के लिए अब भौदत्त वर्मन के पुत्र अर्धपति भट्टारक को पराजित करता है। कौन, आपका पृथ्वीसेन। सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे वाकाटक वंश के बारे में भी बता दिया, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, देखो मैंने बता दिया था आप लोग को, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक महेंद्र सेन थे, गलत है, आपका प्रवरसेन प्रथम थे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, देखिए गुप्त वंश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा आप लोग को गुप्त वंश के बारे में भी पूरा पढ़ाऊंगा। देखिए पहला, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा, गुप्त वंश में असत्य गुप्त वंश में अत्यंत साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त हुआ। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ है। और चौथा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरबपुरी शासक सरबराज का वर्णन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। किसकी पहचान करना है, जो आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए सबसे पहले, गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है कि आपका गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। इधर लिख दे रहा हूं, देखो गुप्त काल को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास को क्या कहा जाता है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुप्त वंश में अत्यंत साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त हुआ। बहुत बढ़िया, मतलब ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। गुप्त वंश में अत्यंत साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त हुआ, जिसको भारत के नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, इसको भारत का नेपोलियन की उपाधि भी दिया जाता है, नेपोलियन की उपाधि भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपका गुप्त वंश में अत्यंत साम्राज्यवादी शासक कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो आपका धनुर्धारी सिक्का है, आपको खरसिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, खरसिया से, ठीक है। खरसिया से प्राप्त हुआ है, जबकि यहाँ पास आरंग से प्राप्त हुआ है बोला जा रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी पूरा आप लोग को जानकारी दूंगा गुप्त वंश के बारे में। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चौथा, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सरबपुरी शासक सरबराज का वर्णन है। बिल्कुल सही है ना। आपसे पूछेगा कि भैया जो एरन अभिलेख है, जो एरन अभिलेख है, ये किसका है। तो एरन अभिलेख किसका है जी, आपका भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त। और इसी एरन अभिलेख से सरबवंशी शासक राजा सरबराज के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। आपको अच्छे से याद रखना चीजों को, ठीक है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको असत्य कथन की पहचान करना था। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है, इसमें से तीसरा वाला कथन असत्य है। बाकी अब चलिए मैं आप लोग को पूरा गुप्त वंश के बारे में सभी तथ्यों को बताता हूँ। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं गुप्त वंश के बारे में पूरा, है ना। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज इसको आपका प्राचीन भारत के इतिहास का, है ना, इसको प्राचीन भारत के इतिहास का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल। इसको प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर बात करते हैं गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़, है ना,
गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में आपका मध्य छत्तीसगढ़ को कहा जाता था जी आपका कौशल। कौशल है ना, किस नाम से जानते थे? कौशल। और गुप्त काल में आपका, गुप्त काल में दंडकारण्य को, ठीक है, दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार के नाम से, है ना, महाकांतार, महाकांतार के नाम से जाना जाता था। देखो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कौशल, कौशल के नाम से जानते थे, है ना, और दंडकारण्य क्षेत्र को आपका महाकांतार के नाम से जानते थे। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपका मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल और एक और नाम से जानते थे, दक्षिणापथ, है ना, दक्षिणापथ, ऐसे दक्षिणापथ के नाम से भी जानते थे। क्या क्या बता दिया? गुप्त वंश जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल इसको माना जाता है, और गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या दक्षिणापथ के नाम से जानते थे, और दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जानते थे। ठीक है, सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उसके बाद अब कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, उन शासकों के भी आप लोग को मैं पूरा नाम आप लोग को याद कराता हूँ। तो अगर मैं शासक की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त, है ना, रामगुप्त, रामगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो क्या क्या बता दिया, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और क्या होगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुमारगुप्त, इसके बाद आपको हो जाएगा जब कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त। ये गुप्त वंश के आपका महत्वपूर्ण जो शासक हुए, इन सभी के नामों को आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और आपका भानुगुप्त। और इसी भानुगुप्त का एरन अभिलेख, है ना, इसी भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख है? एरन अभिलेख है। और इसी एरन अभिलेख से हमको सरबवंशी शासक राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, तो चलिए तो अब आगे बात करते हैं, सभी शासकों के बारे में पढ़ते हैं। पहले एक बार रियाज करते हैं। गुप्त वंश को प्राचीन भारत के इतिहास का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। फिर मैंने बताया आपका गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या दक्षिणापथ के नाम से जानते थे, और दंडकारण्य क्षेत्र को महाकांतार के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त, अगर हम लोग गुप्त काल के बारे में, उसके शासक के बारे में देखें तो पहला समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद आपका भानुगुप्त हो जाएगा। आगे सबको समझ में? चलिए आगे बात करते हैं जी, है ना। यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। अब सभी शासकों के बारे में आप लोगों को पूरा बताता हूँ। ठीक है, सभी शासकों के बारे में आप लोग को पूरा बताता हूँ। तो अभी मैंने शासकों के नाम बताए, अभी मैंने जो शासकों के नाम बताए उस शासक का नाम को यहाँ पुनः लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए समुद्रगुप्त, सबसे पहला आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद दूसरा मैंने बताया था आप लोग को, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त, रामगुप्त के बाद मैंने बताया था आप लोग को चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय मैंने बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद मैंने आप लोग को बताया भैया कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद मैंने आप लोग को बताया भानुगुप्त। ठीक है, तो इन सभी शासकों के नाम तो आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ अब इनके बारे में जो तथ्य बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले भी हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। किनके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये सबसे ज्यादा महान प्रतापी शासक थे। कौन से वंश में? गुप्त वंश में। तो ये गुप्त वंश के प्रतापी शासक है ना, महान प्रतापी शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये गुप्त वंश के महान प्रतापी शासक थे, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका वाकाटक नरेश, इन्होंने वाकाटक नरेश किसको? महेंद्र सेन को। इन्होंने वाकाटक नरेश महेंद्र सेन, है ना। और याद रखना नलवंशी शासक, जब मैं नलवंश पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, नलवंशी शासक व्याघ्रराज को, ठीक है, व्याघ्रराज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, व्याघ्रराज को क्या किया? पराजित किया। देखो जब आपका समुद्रगुप्त है ना अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकला था, तो उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो उस समय वाकाटक नरेश में आपका कौन सा शासन कर रहे थे? महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन को उन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया, है ना। साथ ही साथ उन्होंने नलवंशी शासक व्याघ्रराज को भी पराजित किया था। ठीक है, और ये नलवंशी, ये इसका शासन क्षेत्र किधर था? आपका महाकांतार क्षेत्र में था, है ना। मैं आप लोग को जब नलवंश पढ़ाऊंगा तो सब चीज के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखिए कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिणापथ अभियान के लिए निकले थे तो उन्होंने आपका वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को, साथ ही साथ नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। और उन्होंने एक उपाधि धारण किया था, जिसका नाम है आपका व्याघ्रहंता। ठीक है, व्याघ्रहंता, इन्होंने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम क्या है? आपका व्याघ्रहंता। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पत्नी का नाम था रूपा देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? आपका रूपा देवी। और रूपा देवी के साक्ष्य है, इनके साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए? इनके साक्ष्य हमको कोपरा गांव से प्राप्त हुए।
डोपरा ग्राम से हमको प्राप्त हुए हैं, जो कौन से जिला में पड़ता है, गरियाबंद जिला में पड़ता है। यह बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बारे में और क्या तथ्य आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आपका दक्षिण कोसल और जो आपका महाकांतार क्षेत्र है ना, इन्होंने दक्षिण कोसल और महाकांतार जो क्षेत्र है इसको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। देखो इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने आपका महेंद्र सेन को पराजित किया था और व्याघ्रराज को पराजित किया था, लेकिन जो इसका जो शासन जो क्षेत्र था उसको समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था। ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट में आता है ना, तो याद रखना इन्होंने दक्षिण कोसल और महाकांतार को विजय के बाद साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, है ना। विजय के बाद साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। और मैंने बताया भी कि समुद्रगुप्त ने वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को और नलवंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनके बारे में जानकारी इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन जी ने अपनी रचना प्राग प्रशस्ति में इनके बारे में पूरा बताया है ना। तो महेंद्र सेन को जो पराजित किया था समुद्रगुप्त ने और व्याघ्रराज को पराजित किया था, इनके बारे में जानकारी हरिसेन के प्राग प्रशस्ति से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को समुद्रगुप्त के बारे में पूरा बता दिया। और अगर भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो आपका समुद्रगुप्त के वो आपका भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने आपका वीणा बजाते हुए सिक्के वगैरह भी क्या किए थे, जारी किए थे। ध्यान रखना है सब चीज़ों को। चलो आगे बात करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद हम लोग देखते हैं आपका रामगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक आया जी, आपका रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में कोई विशेष बात नहीं है, ध्यान रखना, रामगुप्त के बारे में कोई ऐसे विशेष बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा बोला जाता है कि एक प्रकार से गुप्त वंश में एक अयोग्य शासक था, है ना। रामगुप्त गुप्त वंश में एक अयोग्य शासक था, ऐसा बोला जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होता है। रामगुप्त के बाद अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करता हूँ तो चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी ही बेटी का नाम क्या था, प्रभावती, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था, प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह, इन्होंने अपने बेटी प्रभावती का विवाह आपका वाकाटक नरेश, ठीक है, वाकाटक नरेश किसके साथ कराया, रुद्रसेन के साथ कराया था। ठीक है, वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ कराया, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, रुद्रसेन के साथ कराया था। मैंने क्या बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ कराया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने धनुर्धारी सिक्का, इन्होंने धनुर्धारी सिक्का जारी किया था। ठीक है, और इसकी धनुर्धारी सिक्का की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, खरसिया से। कहाँ से जी, आपका खरसिया से। इस सिक्का की प्राप्ति कहाँ से हुआ है, खरसिया से प्राप्त हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आपका ताला गांव और पुजारी पाली मंदिर का निर्माण हुआ था, है ना। ताला गांव और पुजारी पाली मंदिर का निर्माण हुआ था, है ना। इसी के शासनकाल के समय ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया, मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया कि इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ कराया, है ना। और इन्होंने धनुर्धारी सिक्के जारी किया और इसके धनुर्धारी सिक्का के साक्ष्य हमको खरसिया से प्राप्त हुए हैं। और इसी के समय तालागांव और पुजारीपाली मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुमारगुप्त। आपने पढ़ा होगा कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंग से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना आपका कुमारगुप्त का रत्न जड़ित, है ना, रत्न जड़ित मयूर सिक्का ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है जी आरंग से। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंग से प्राप्त हुआ है। और अंतिम क्या है, देखो आपका भानुगुप्त। और अंतिम क्या है जी, आपका भानुगुप्त के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है कि भानुगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख। भानुगुप्त का अभिलेख है जिसका नाम क्या है, एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख से हमको सरबपुरी शासक राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में, राजा सरबराज। देखो जब राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, मतलब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि भैया आपका जो सरबपुरी वंश होंगे और जो आपका गुप्त वंश है, दोनों समकालीन रहे होंगे, आसपास के काल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा इन दोनों में, तभी तो आपका भाई भानुगुप्त के एरन अभिलेख पर राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है ना। तो याद रखना भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख था, एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख में सरबपुरी शासक राजा सरबराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया जो आपका गुप्त वंश है, गुप्त वंश को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर मैंने बताया भैया गुप्त वंश में जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, है ना, जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था, उसको किस नाम से जानते थे, उसको जानते थे आपका कोसल के नाम से, है ना, और दक्षिणापथ के नाम से। लेकिन जो आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र था उसको महाकांतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बताया प्रमुख शासक कौन कौन हुए, आपका समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, भानुगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने क्या बताया, समुद्रगुप्त सबसे महान प्रतापी शासक थे। ठीक है, वे जब अपने दक्षिणापथ अभियान में निकले थे तो उन्होंने कौशल नरेश
महेंद्र सेन को, और महाकांतार के नरेश थे व्याघ्रराज, इनको पराजित किया था। और इनके बारे में जानकारी इसके दरबारी कवि हरिशचंद्र के प्राग प्रशस्ति से हमको प्राप्त होता है ना। इनकी पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य हमको कोपराग्राम से प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने जब विजय किया था कोसल को और आपका महाकांतार को, तो फिर विजय के बाद उस साम्राज्य को उन्होंने, मतलब उस क्षेत्र को उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया था, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने बताया रामगुप्त, ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, इसके बारे में उतना जानकारी प्राप्त नहीं होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ कराया था, ठीक है। इन्होंने धनुर्धर सिक्का भी जारी किया जिसकी प्राप्ति खरसिया से हुआ है, ठीक है। और कुमारगुप्त के बारे में ध्यान रखना है, कुमारगुप्त के बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने आपका रत्न जड़ित मयूर का सिक्का जारी किया था, इनकी प्राप्ति आरंग से हुआ है, ठीक है। तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित सिक्का ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आरंग से प्राप्त हुआ है। और भानुगुप्त के बारे में ध्यान रखना है कि भानुगुप्त का ईरन अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसपे सरबपुरी शासक राजा सर्वराज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो आशा कर रहा हूँ सब चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ बस और ध्यान रखना है ना, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन कर सकता है। 1972 में दुर्ग के बाना बरद से, कहाँ से, दुर्ग के, है ना, 1972 में दुर्ग के बाना बरद से आपका गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1972 में दुर्ग के बाना बरद से गुप्तकालीन क्या प्राप्त हुए, जो आपका सिक्के प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना। और किनके सिक्के प्राप्त हुए, ये 1972 है ना, किनके सिक्के प्राप्त हुए ध्यान रखना, रामगुप्त, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते थे, है ना। उसके बाद कुमारगुप्त हो जाएगा, और आपका समुद्रगुप्त, इन सब के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने पूरा आप लोग को गुप्त वंश के बारे में पढ़ा दिया, है ना। हमने क्वेश्चन क्या किया था, हमने जो क्वेश्चन है ना, हमने क्वेश्चन किया था, देखिए कि आपका गुप्त काल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें से हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर क्या था कि देखो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ, जो कि गलत है, मैंने बताया खरसिया से प्राप्त हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे, इसी क्वेश्चन के पीछे हमने पूरे गुप्त वंश के बारे में हमने पूरे अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़े भी, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। चलो अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा आपको क्षेत्रीय राजवंश के बारे में कंप्लीट चीजें बताऊंगा। देखो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। यह एक राज्य का सर्वप्रथम राजवंश था, यही इस राज्य का सर्वप्रथम राजवंश था। दूसरा, इस वंश की राजमुद्रा सिंह थी। और तीसरा, इनकी राजधानी आरंग थी। और चौथा, इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन प्रथम थे। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन से वंश को बोलते हैं, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश, है ना। राजर्षि तुल्य कुल वंश को छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के नाम से जानते हैं, है ना। यही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में अर्थात राजर्षि तुल्य कुल वंश के बारे में आपको सत्य कथन की पहचान करना है। यह इस राज्य का सर्वप्रथम राजवंश था, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा, इस वंश की राजमुद्रा सिंह थी, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, इनकी राजधानी आरंग थी, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। पूछेगा कि राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपको बताना है आरंग। चौथा देखिए, आपका इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन प्रथम थे, ये आपका चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब मैं जो चीज आप लोग को पूरा बताऊंगा इसके बारे में सभी बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला, है ना, अगर आपसे पूछेगा प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, है ना, तो आपको बताना है राजर्षि तुल्य कुल वंश, है ना। राजर्षि तुल्य कुल, है ना, राजर्षि तुल्य कुल वंश, ये हो जाएगा राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर इसकी राजमुद्रा की बात करते हैं, इसकी राजमुद्रा क्या था, सिंह था। इसकी राजमुद्रा क्या था जी, आपका सिंह था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, इसकी हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या था, इसकी राजधानी की हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आरंग था, है ना। इसकी राजधानी क्या था, आरंग था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं अंतिम शासक की बात करता हूँ, अगर मैं अंतिम शासक की बात करता हूँ तो अंतिम शासक कौन हुए, भीमसेन द्वितीय हुए। अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय हुए। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन प्रथम थे, जो कि गलत है। एक्चुअल में देखा जाए तो अंतिम शासक कौन हुए, भीमसेन द्वितीय हुए। कौन हुए जी, आपका भीमसेन द्वितीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए, अब इसके बारे में पूरा बताता हूँ। अब अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ, प्रमुख शासक, है ना, प्रमुख शासक की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रमुख शासक में ध्यान रखना, सबसे पहले सूरा के बाद आपका दैत्य प्रथम,
दैत्य प्रथम के बाद आपका विभीषण, ठीक है, विभीषण, सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, विभीषण के बाद आपको ध्यान रखना है, विभीषण के बाद होगा जी आपका भीमसेन प्रथम, ठीक है, विभीषण के बाद भीमसेन, भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद होगा आपका दैत्य द्वितीय, ठीक है, दैत्य, दैत्य द्वितीय, दैत्य यहाँ पास क्या था आपका, दैत्य प्रथम था, यहाँ दैत्य द्वितीय ना, दैत्य द्वितीय के बाद होगा आपका भीमसेन द्वितीय, दैत्य द्वितीय के बाद भीमसेन द्वितीय, ठीक है, भीमसेन द्वितीय। और ये भीमसेन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक थे, है ना। तो यहाँ पास लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन प्रथम थे, जो कि गलत हो जाएगा, इस वंश के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय थे, है ना। तो सूरा, दैत्य प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत्य द्वितीय और आपका भीमसेन द्वितीय, है ना। और याद रखना ये जो आपका भीमसेन द्वितीय है, इसी का आपका आरंग ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी का आपका आरंग ताम्रपत्र, इसी का आरंग ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसी का आरंग अभिलेख या आरंग ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। और इसी आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से ही आपका राजर्षि तुल्य कुलवंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इसके शासकों के बारे में ध्यान रखना। इसी अभिलेख से, यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी अभिलेख से, इसी अभिलेख से इस वंश के, इसी अभिलेख से इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में ना, प्रमुख शासकों के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है जी। आगे सबको समझ में, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या बता दिया, ये आपका प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है और इसकी राजमुद्रा सिंह था, राजधानी आरंग, अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, आरंग ताम्रपत्र अभिलेख। इसी आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से राजर्षि तुल्य कुलवंश के सभी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से अगर शासक की बात करें तो प्रथम शासक सूरा, उसके बाद दैत्य प्रथम, फिर विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम, फिर दैत्य द्वितीय, फिर अंतिम शासक आपका भीमसेन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, सोमन्यराज, तुष्टिकर और नंदराज, इन सभी शासकों का संबंध किस वंश से है? पर्वतद्वारक, सरबपुरी, गुप्त और इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सोमन्यराज, तुष्टिकर, नंदराज, ये सभी शासक का संबंध किस वंश से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पर्वतद्वारक है ना, पर्वतद्वारक वंश। और अगर इसका मैं शासन क्षेत्र की बात करता हूँ, ठीक है, शासन क्षेत्र की बात करता हूँ पर्वतद्वारक वंश का, तो आपको ध्यान रखना आपका देवभोग, ठीक है, देवभोग गरियाबंद जिला में आता है, गरियाबंद जिला। अगर इसके शासन क्षेत्र की बात करते हैं तो आपका देवभोग है ना, कौन से जिला में आता है? जो आपको गरियाबंद जिला में आता है। अब इसी आपका पर्वतद्वारक वंश के ये सब शासक थे, कौन कौन? सोमन्यराज, ठीक है, सोमन्यराज, उसके बाद आपका तुष्टिकर, ठीक है, तुष्टिकर और हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है नंदराज। सोमन्यराज, तुष्टिकर, आपका नंदराज, ये सब पर्वतद्वारक वंश के प्रमुख शासक थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है, इस वंश के जानकारी के स्रोत की बात करता हूँ, इस वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा अभिलेख से। ये जो आपका राजा तुष्टिकर है ना, तो राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा है ना, 13 सिंगा अभिलेख से, राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा अभिलेख से इस वंश के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना पर्वतद्वारक वंश के बारे में, इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, है ना, स्तंभेश्वरी देवी, इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। स्तंभेश्वरी देवी के क्या थी? आपका उपासक थे। सभी बातों को याद रखने हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया, सोमन्यराज, तुष्टिकर, नंदराज, ये सभी शासकों का संबंध किस वंश से? तो पर्वतद्वारक वंश। शासन क्षेत्र की बात करते हो तो देवभोग गरियाबंद। प्रमुख शासक सोमन्यराज, तुष्टिकर, नंदराज। जानकारी कैसे प्राप्त होती है इस वंश के बारे में? तो राजा तुष्टिकर के 13 सिंगा अभिलेख से। और ये सभी शासक जो आपका पर्वतद्वारक वंश के शासक हुए, ये सभी शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से किस वंश को अमरज या अमरार्य वंश के नाम से भी जाना जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। निम्न में से किस वंश को अमरज या अमरार्य वंश के नाम से भी जाना जाता था? पहला सरबपुरी वंश, दूसरा पांडु वंश, तीसरा सोम वंश और चौथा आपका गुप्त वंश। जबरदस्त प्रश्न। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इस वंश के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, फिर आज की क्लास आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, किस वंश को अमरज या अमरार्य वंश के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सरबपुरी वंश को। किसको? सरबपुरी वंश को, ठीक है। देखो तो सरबपुरी वंश को इसको अमरज या इसको अमरार्य, अमरज या अमरार्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला वाला जो हमारा वो है ऑप्शन है, ये क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी मैं इनकी राजधानी की बात करता हूँ तो वर्तमान सारंगगढ़ क्षेत्र, इसकी राजधानी आपको वर्तमान सारंगगढ़ क्षेत्र है ना, ये आपका इसकी राजधानी, ठीक है। और सरबपुर भी हुआ था, सरबपुर है ना, ये इनकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है।
किसकी? सरबपुरी वंश की। आगे बात करते हैं इसके संस्थापक, है ना। अगर सरबपुरी वंश के अगर मैं संस्थापक की बात करता हूँ, इनके संस्थापक की बात करते हैं तो राजा सरबराज, ठीक है, राजा सरबराज इसके संस्थापक हुए, ठीक है। और सरबपुरी वंश के शासक कौन से धर्म का पालन करते थे? तो ये सभी आपका वैष्णव धर्म का पालन करते थे। कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का पालन करते थे। और मैंने बताया था एक गुप्त वंश में एक शासक हुए भानुगुप्त, गुप्त वंश में एक शासक हुए भानुगुप्त, और भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से राजा सरबराज, राजा सरबराज, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से राजा सरबराज के बारे में क्या होता है? जानकारी प्राप्त होता है। राजा सरबराज के बारे में क्या होता है जी? जानकारी प्राप्त होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो किस वंश को अमरज या अमरार्य वंश के नाम से भी जानते हैं? तो आपका सरबपुरी वंश को, ये आपको याद रखना है। अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ, देखो फिर एक एक शासक के बारे में बताऊंगा क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ तो सबसे पहला आपका सरबराज, सबसे पहला सरबराज, ठीक है। सरबराज के बाद आपको ध्यान रखना है नरेंद्र राज, ठीक है, नरेंद्र राज। नरेंद्र राज के बाद क्या होगा? प्रसन्न मात्र, सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है प्रसन्न मात्र के बाद जयराज, जयराज या इसी को दुर्गराज के नाम से भी जानते हैं। जयराज या दुर्गराज के बाद आपको ध्यान रखना है सुदेवराज, ठीक है। सुदेवराज के बाद आपको याद रखना है, सुदेवराज के बाद आपको याद रखना है, देखो प्रवर प्रवर राज प्रथम, फिर प्रवर राज द्वितीय, ठीक है। सुदेव राज के बाद आपको यहाँ पास लिख रहा हूँ, देखो इसके बाद प्रवर राज, प्रवर राज प्रथम, इसके बाद क्या होगा? आपका अंतिम शासक आपका प्रवर राज द्वितीय। चलो पहले तो शासक के आपको नाम याद करने हैं। देखो सबसे पहले सरबराज, सरबराज के बाद नरेंद्र राज, नरेंद्र राज के बाद जयराज या दुर्गराज, उसके बाद आपका सुदेवराज, फिर प्रवर राज प्रथम, फिर आपका प्रवर राज द्वितीय हो जाएगा। आगे सबको समझ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे शासकों के नाम बता दिए। चलिए अब मैं पूरे इन सभी शासकों के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सभी बातों को बताऊंगा। आपको मेरे साथ चीज़ों को याद कर रहे हैं ना। मैं एक नया स्लाइड ले रहा हूँ, चलो देखो एक नया स्लाइड में ले रहा हूँ। अच्छा चलो इसी में बता दे रहा हूँ ना। तो मैंने भी शासक का नाम यहाँ पास पूरा है, मैं शासक का नाम पूरा लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला राजा सरबराज, सबसे पहले राजा सरबराज, सरबराज के बाद दूसरा नरेंद्र राज, ठीक है, नरेंद्र राज। नरेंद्र राज के बाद तीसरा मैंने क्या बताया आप लोग को? पहला सरबराज, दूसरा आपका नरेंद्र राज, है ना। तीसरा आपका प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बाद मैंने आप लोग को क्या बताया? प्रसन्न मात्र के बाद मैंने बताया आपको जयराज या दुर्गराज, जयराज या दुर्गराज। इसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोग को? सुदेवराज, ठीक है, सुदेवराज। सुदेवराज के बाद मैंने क्या बताया था आप लोग को? प्रवर राज प्रथम, प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज प्रथम के बाद मैंने क्या बताया आप लोग को? प्रवर राज द्वितीय, प्रवर राज द्वितीय। ये इनके प्रमुख शासक हुए, है ना। सरबराज, नरेंद्र राज, प्रसन्न मात्र, जयराज या दुर्गराज, सुदेवराज, प्रवर राज प्रथम और उसके बाद प्रवर राज द्वितीय। अब बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सरबराज, सबसे पहले सरबराज के बारे में जानते हैं। तो याद रखना सरबराज के बारे में, ये सरबपुरी वंश के कौन हुए? संस्थापक हुए। सरबपुरी वंश के संस्थापक हुए, पहला चीज। दूसरा चीज इसके बारे में जानकारी भानुगुप्त के, इसके बारे में जानकारी हमको भानुगुप्त के किससे प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से। इसके बारे में हमको जानकारी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। किसके बारे में? सरबराज के बारे में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया रहा था। इन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान रखना है, प्रयोग किया था। चलो सरबराज हो गया। सरबराज के बाद दूसरा आपका नरेंद्र राज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नरेंद्र राज। सरबराज के बाद क्या आपका? नरेंद्र राज। तो नरेंद्र राज के बारे में ध्यान रखना है। इसके दो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुद और पीपरडुला अभिलेख। ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसके दो अभिलेख के नाम आपको ध्यान रखना है। इसके दो अभिलेख के बाद अभिलेख के नाम आपको ध्यान रखना है, कुरुद और पीपरडुला, कुरुद और पीपरडुला, है ना, पीपरडुला। तो क्रुद और पीपरडुला अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको बताना है राजा नरेंद्र राज से है। ये आपको ध्यान रखना है। जो पीपरडुला है ना, उसको शासन के तीसरे वर्ष में जारी किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आपका पीपरडुला अभिलेख है, पीपरडुला अभिलेख को इन्होंने शासन के, क्वेश्चन पूछा गया ना, शासन के तीसरे वर्ष जारी किया था। जबकि आपका कुरुद अभिलेख को शासन के आपका 24वें वर्ष में क्या किया था? जारी किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने देखो आपका नरेंद्र राज के बारे में भी आप लोग को पूरा बता दिया जी। किसके बारे में भी? नरेंद्र राज के बारे में भी आपको बता दिया। अब बात करते प्रसन्न मात्र। तीसरा शासक कौन होगा? प्रसन्न मात्र। ये आपका एक महान प्रतापी शासक था, ठीक है। ये महान प्रतापी शासक था। इन्होंने सर्वाधिक सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए थे। सरबपुरी वंश में प्रसन्न मात्र जी ने सर्वाधिक सोने एवं
चांदी, सर्वाधिक सोने एवं चांदी के क्या जारी किए, सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। इसके बारे में ध्यान रखना, प्रसन्न मात्र ने आपका प्रसन्नपुर, इन्होंने प्रसन्नपुर नामक एक शहर बसाया था, है ना, और इसी प्रसन्नपुर को उन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया। इसको अपनी क्या बनाया, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसन्नपुर को उन्होंने अपनी राजधानी, जो प्रसन्नपुर जो वर्तमान मल्हार वाला क्षेत्र है ना, उसी को प्रसन्नपुर कहते हैं। और कौन सी नदी के तट पर इस प्रसन्नपुर को बसाया था, तो ध्यान रखना, निडिला नदी, है ना, निडिला नदी के तट पर, जिसको वर्तमान में लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं। सभी बातों को ध्यान रखना है। तो प्रसन्न मात्र के बारे में क्या क्या बता दिया, ये महान प्रतापी शासक हुए। इन्होंने सरबपुरी वंश में सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। फिर मैंने बताया इसके बारे में, इन्होंने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया, जिसको आज वर्तमान में हम लोग मल्हार कहते हैं, और इसको ही उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। और जो मल्हार है वो कौन सा नदी के तट पर इन्होंने बसाया था, तो आपको बताना है निडला नदी। और निडला नदी को आपका अभी किस नाम से जानते हैं, इसको आपको लीलागढ़ नदी के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को याद रखना है जी, ठीक है। चलो, आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और इन्होंने अपने सिक्कों पर शीर्ष पेटिका विधि, इन्होंने अपने सिक्कों पर क्या किया था, शीर्ष पेटिका विधि, है ना, याद रखना है, शीर्ष पेटिका विधि इन्होंने क्या किया था, अपने जो आपका सिक्के हैं, तो सिक्कों पर क्या किया था, आपका शीर्ष पेटिका विधि का प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, शीर्ष पेटिका विधि का क्या किया था, जब प्रयोग किया था, याद रखना है। तो ये मैंने बता दिया प्रश्न मात्र के बारे में। अब बारी किसका, जयराज या दुर्गराज। अब बारी किसका, इधर देखिएगा आप लोग, जयराज या दुर्गराज, ठीक है, जयराज या दुर्गराज। तो याद रखना है आपको कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार इन्होंने दुर्ग नगर की स्थापना किया था। याद रखना है, जो जयराज या दुर्गराज है, इन्होंने दुर्ग नगर की, ठीक है, इन्होंने दुर्ग नगर की स्थापना किया था। किसके आधार पर, तो लोचन प्रसाद पांडे के आधार पर। लोचन प्रसाद पांडे जी का कहना है कि इन्होंने दुर्ग नगर का स्थापना किया था। ये ध्यान रखना, किसने, आपका जयराज या दुर्गराज ने, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। इसका एक आपका मल्हार ताम्रपत्र, इसका मल्हार ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मल्हार ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किससे है, तो जयराज या दुर्गराज से। तो जयराज के बारे में पढ़ लिया हम लोग ने। अब बात करते हैं सुदेवराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सुदेवराज, ठीक है। सुदेवराज के बारे में ध्यान रखना। सुदेवराज के एक सामंत थे जिसका नाम था इंद्रबल, है ना, सुदेवराज के एक सामंत थे जिसका नाम क्या था, आपका इंद्रबल, ठीक है, इसका नाम क्या था, आपका इंद्रबल था। तो इंद्रबल किसका सामंत था, तो आपका सुदेवराज का। और सुदेवराज के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपका सर्वाधिक ताम्रपत्र, है ना, सर्वाधिक ताम्रपत्र इसी के प्राप्त हुए, सर्वाधिक ताम्रपत्र इसी के प्राप्त हुए। अगर पूछेगा कि सरबपुरी राजवंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र कौन से शासक के प्राप्त हुए, तो आप बताओगे सुदेवराज। और इसके बारे में एक और ध्यान रखना है कि आपका अभिलेख, जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, महासमुंद अभिलेख, है ना, और कौवा ताल, महासमुंद अभिलेख और कौवा ताल अभिलेख, ये किसका है, तो आपको बताना है सुदेवराज का। महासमुंद अभिलेख, कौवा ताल अभिलेख किसका है, तो सुदेवराज का, ये भी आपको बताना है। फिर अब बात करते हैं प्रवरराज प्रथम और प्रवरराज द्वितीय, ठीक है। तो प्रवरराज प्रथम के बारे में क्या ध्यान रखना है, चलो ये आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्रवरराज प्रथम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने आपका सिरपुर नगर को बसाया, है ना, सिरपुर नगर को राजधानी बनाया। याद रखना, सिरपुर नगर को राजधानी, है ना, राजधानी बनाया। इन्होंने सिरपुर नगर को राजधानी बनाया था, किसने, आपका प्रवरराज प्रथम ने। तो हमारे क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस वंश को अमरज या अमरार्य वंश के नाम से जानते हैं, तो आपका सरबपुरी वंश को, है ना। प्रवरराज प्रथम ने सरबपुर से सिरपुर स्थानांतरित किया, किसको, आपका राजधानी को, है ना। और अंतिम सरबपुरी शासक कौन हुए, आपको नाम दिख रहा होगा, आपका प्रवरराज द्वितीय। अगर अंतिम सरबपुरी शासक पूछेगा तो प्रवरराज द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, देखो प्रवरराज द्वितीय के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, प्रवरराज द्वितीय के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दो ताम्रपत्र ठाकुर दिया, इसके प्रवरराज द्वितीय के दो ताम्रपत्र ठाकुर दिया और कहाँ से, मल्हार से प्राप्त हुआ है, ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुआ है। किसके, प्रवरराज द्वितीय के दो ताम्रपत्र ठाकुर दिया और मल्हार से प्राप्त हुआ है। तो जो अंतिम शासक हुए प्रवरराज द्वितीय, इसी प्रवरराज द्वितीय का हत्या कौन कर देता है, ये जो सुदेवराज के जो सामंत है इंद्रबल, सुदेवराज के सामंत इंद्रबल क्या करता है, ये प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देता है। और कौन से वंश की नींव रखता है, पांडु वंश की नींव रखता है। ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। वापस एक बार सब चीजों को आप लोग को सुनना है। देखिए, सबसे पहले सरबपुरी वंश को अमरज वंश या अमरार्य कुल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इसके प्रमुख शासक कौन कौन हुए, प्रमुख शासक हुए जी आपका सरबराज, नरेंद्रराज, प्रसन्नमात्र, जयराज या दुर्गराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय। फिर मैंने बताया सरबराज के बारे में संस्थापक हुए, है ना, भानुगुप्त के एरन अभिलेख के बारे में, एरन अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। नरेंद्रराज, इसके अभिलेख आपको ध्यान रखना, कुरुद और पीपरदुला, इन्होंने अपना अभिलेख
पीपरडुला को शासन के तीसरे वर्ष जारी किया था और कुरुद को 24वें वर्ष इन्होंने जारी किया था। प्रसन्न मात्र महान प्रतापी शासक थे, इन्होंने सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। प्रसन्नपुर नामक शहर बसा, उसको अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में जो मल्हार वाला क्षेत्र है उसी को पहले प्रसन्नपुर कहते थे और इसका निर्माण उन्होंने लीलागढ़ नदी अर्थात नीला नदी के तट पर उन्होंने इसका निर्माण किया था। उन्होंने अपने सिक्कों पर शीर्ष पेटिका विधि का प्रयोग कराया है ना। फिर मैंने बताया आपका जयराज या दुर्गराज, प्रसन्न मात्र के बाद जयराज या दुर्गराज, आपका लोचन प्रसाद पांडे जी के आधार पर इन्होंने दुर्ग नगर की स्थापना किया था। इसका एक मैंने आपका ताम्रपत्र बताया, मल्हार ताम्रपत्र। फिर मैंने बताया सुदेवराज, इसका सामंत था इंद्रपल, है ना। और सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए? सुदेवराज के। और महासमुद्र और कौवा ताल का संबंध किस शासक थे? तो सुदेवराज से है। फिर मैंने बताया आपका प्रवरराज प्रथम, इन्होंने प्रसन्नपुर से अपनी राजधानी सिरपुर को स्थानांतरित किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखना है आपका प्रवरराज द्वितीय के बारे में। प्रवरराज द्वितीय अंतिम शासक थे। इसके आपका 2 ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? ठाकुरदिया और मल्हार से प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रवरराज द्वितीय की हत्या कौन करता है? इसी प्रवरराज द्वितीय की हत्या कौन करता है? जो आपका सुदेवराज के जो सामंत इंद्रबल ही हत्या करता है। और यही इंद्रबल इसकी हत्या करके पांडु वंश की नींव रखता है। सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखो वही अभी जो मैंने पूरा आप लोग को बताया था किसके बारे में, सरबपुरी वंश के बारे में, उसी के संदर्भ में यहाँ पास क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब देखो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए। देखिए पीपरडुला ताम्रपत्र का संबंध नरेंद्र राज से है, बिल्कुल सही है ना। पहला ही स्टेटमेंट तुम्हारा बिल्कुल सही है। पीपरडुला ताम्रपत्र का संबंध नरेंद्र राज से है, जिन्होंने अपने शासन के तीसरे वर्ष इसको जारी किया था। मैंने बताया था पीपरडुला और कौवा ताल। आगे बात करते हैं, सॉरी पीपरडुला और आपका कुरुद है ना, कौवा ताल तो आपका सुदेवराज का था, पीपरडुला और कुरुद। आगे बात करते हैं प्रसन्न मात्र के द्वारा इस वंश में सर्वाधिक सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। प्रसन्न मात्र सबसे पहले इन्होंने तो आपका प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था, उसको अपनी राजधानी बनाया है ना। और इन्होंने सर्वाधिक सोने और सिक्के जारी किए और उन्होंने अपने सिक्कों पे शीर्ष पेटिका विधि का प्रयोग भी किया था, ये मैंने आप लोग को बताया था। आगे बात करते हैं, जयराज दुर्गराज का सामंत इंद्रबल था। जयराज दुर्गराज नहीं भैया, ये आपका सुदेवराज का सामंत था, ठीक है। सुदेवराज का सामंत कौन था? सुदेवराज का सामंत कौन था? इंद्रबल था। कौन था? इंद्रबल था। लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है कि जयराज या दुर्गराज का सामंत इंद्रबल था, जो कि क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, सुदेवराज का था, है ना। और इसी इंद्रबल ने क्या किया था? सरबपुरी आपका शासक, अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय, उसकी हत्या करके इन्होंने क्या किया था? इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जयराज या दुर्गराज का सामंत इंद्रबल था, गलत है। एक्चुअल में जो इंद्रबल है ये किसका सामंत था? सुदेवराज का सामंत था। आगे बात करते हैं, रुद्रशिव की अष्टभूमि प्रतिमा इसी वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल सही है। याद रखना आपका सरबपुरी वंश के शासकों के द्वारा रुद्रशिव की अष्टभूमि प्रतिमा का निर्माण किया गया है ना। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट है सब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? इंद्रबल, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, महाशिव, तीवर्देव या उदयन? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखो इंद्रबल के बारे में मैंने बताया था, ये सुदेवराज का, ये सुदेवराज का क्या था? सामंत था, सुदेवराज का सामंत था। इन्होंने किसकी हत्या किया? प्रवरराज द्वितीय की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और कौन से वंश की नींव रखा? पांडु वंश की इन्होंने क्या रखा था? नींव रखा था, ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में जो तथ्य बताऊंगा, देखो इसका मूल नाम क्या था? शिवगुप्त था। इसका मूल नाम की बात करते हैं तो शिवगुप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये आपका शैव मतावलंबी था, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काल को पांडु वंश का स्वर्णकाल, जो कि हमने हमारा क्वेश्चन है, पांडु वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर ध्यान रखना है, ये आपका परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, परम महेश्वर की उपाधि ये धारण करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके बारे में, और इसके समय के तात्कालिक शासक की बात करते हैं, है ना। पूरे भारतीय स्तर पर देखो तो तात्कालिक शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे जी आपका? हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? इनके इसके समय के तात्कालिक शासक थे। और इसी महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में आपका 639 ईस्वी में फेंग सॉन्ग, है ना, वेन सॉन्ग, ये कहाँ थे? हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर की यात्रा के लिए आए थे। किसके समय? महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति से हमको पता लगता है कि इन्होंने, किसने, अर्थात महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय, है ना, पुलकेशिन द्वितीय के
अधीनता को क्या किया था, स्वीकार किया था। पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को क्या किया था, इन्होंने स्वीकार किया था। सभी बातों को आपको याद रखना है ना, सब इंपॉर्टेंट है जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो महासुगुप्त बालार्जुन ने क्या किया था, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था। इन्होंने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसको क्या कराया, पूर्ण कराया। देखो एक्चुअल में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करने का प्रारंभ इसकी माता थी, है ना, वाष्टा देवी, उन्होंने शुरू किया था निर्माण कार्य को। लेकिन अंतिम रूप किसने प्रदान किया, महाशिवगुप्त बालाजी ने प्रदान किया। सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो और कुछ कुछ बता रहा हूँ। देखो महाशिव तीवरदेव, अगर आपसे पूछेगा महाशिव तीवरदेव, तो महाशिव तीवरदेव के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको सकल कोषलाधिपति की उपाधि से इसको सम्मानित किया गया था। किसको, आपका महाशिव तीवरदेव को। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि आपका पांडु वंश का संस्थापक, है ना, संस्थापक पूछेगा, पांडु वंश का संस्थापक कौन हुए, तो आपको बताना है इंद्रबल बताना है। और पांडु वंश का अगर आपसे पूछेगा आदि पुरुष कौन हुए, पांडु वंश का आदि पुरुष अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है उदयन। क्या क्या बता दिया, पांडु वंश का आदि पुरुष उदयन, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक आपका इंद्रबल, और सबसे महान प्रतापी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। और आपका पांडु वंश में कौन से शासक हुए जिसको सकल कोसलाधिपति की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, सबका महाशिव तीवरदेव, है ना। देखो सकल कोसलाधिपति अर्थात महाशिव तीवरदेव हो जाएगा, ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में मैंने बताया कि इसका मूल नाम शिवगुप्त था, ठीक है। और ये शैव मतावलंबी थे, और ये इसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। और इसके तत्कालिक शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के तत्कालिक शासक थे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। और इसी के समय 639 ईस्वी में हेंगसांग, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सिरपुर की यात्रा पे आए थे। और एहुल प्रशस्ति से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन ने पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता को स्वीकार किया था। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो शासक के नाम है, ये सब किसके हैं, आपका पांडु वंश के, है ना, पांडु वंश। और पांडु वंश की राजधानी कहाँ थी, आपका राजधानी सिरपुर थी। पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी, है ना। और उस समय उसको चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, चित्रांगदपुर, ठीक है, चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे। सभी बातों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। चलिए अब इसके बाद का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अभी जैसे मैंने बताया था कि पांडु वंश के किस शासक को सकल कोसलाधिपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, आपका जी महाशिव तीवरदेव। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका महाशिव तीवरदेव हो जाएगा, ठीक है, महाशिव तीवरदेव। अब चलिए मैं आप लोग को पूरा पांडु वंश के बारे में भी बता देता हूँ। ये आपका आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलो देखिए पांडु वंश के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। आपसे पूछेगा पांडु वंश की अगर राजधानी पूछेगा, राजधानी, पांडु वंश की राजधानी, तो आप क्या बताओगे, सिरपुर। लेकिन उसको सिरपुर को उस समय चित्रांगदपुर, है ना, चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे, पहला चीज, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा और जो पांडु वंश की जो आपका शासक है वो कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो आपको बताना है परम भागवत, ठीक है, परम भागवत, परम भागवत। आगे बात करते हैं पांडु वंश का, अगर आपसे पूछेगा आदि पुरुष, ठीक है, आदि पुरुष कौन थे, तो पांडु वंश का आदि पुरुष थे आपका उदयन, उदयन। कौन से अभिलेख के आधार पर, कालंजर, कालंजर, कालंजर अभिलेख के आधार पर, कालंजर अभिलेख के आधार पर आदि पुरुष कौन थे, आपका उदयन थे। आगे बात करते हैं संस्थापक पूछेगा, तो संस्थापक में आपको ध्यान रखना है, संस्थापक में नाम आ जाएगा आपका इंद्रबल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका सरबपुरी शासक अंतिम शासक प्रबल आदित्य की हत्या कर दिया और पांडु वंश की नींव रखा था। आपसे पूछेगा पांडु वंश का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो आप बताओगे महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को पांडु वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि पांडु वंश का उत्कर्ष काल किसके काल को कहा जाता है, तो आप बताओगे महाशिव तीवरदेव, ठीक है, महाशिव तीवरदेव इसके काल को उत्कर्ष काल कहते हैं। और इसी महाशिव तीवरदेव जी को सकल कोसलाधिपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सभी बातों को ध्यान रखना, जितना भी चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो अब उसके बाद मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ, है ना। प्रमुख शासक कौन कौन होंगे, देखो अगर मैं प्रमुख शासक की बात करता हूँ किसका, आपका पांडु वंश का, तो सबसे पहला आपका उदयन, है ना। उदयन के बाद आपका देखो उदयन के बाद आपका इंद्रबल के बाद क्या होगा जी, आपका ईशान देव, ठीक है, ईशान देव, उदयन, इंद्रबल, ईशान देव। इसके बाद आपका नन्नराज, ठीक है, नन्नराज प्रथम, नन्नराज आपका प्रथम हो जाएगा। देखो उदयन, इंद्रबल, ईशान देव, नन्नराज प्रथम। इसके बाद आपका हो जाएगा तीवरदेव, ठीक है, इसके बाद आपका तीवरदेव, ठीक है जी, तीवरदेव के बाद आपका नन्नराज द्वितीय, तीवरदेव के बाद आपका नन्नराज द्वितीय हो जाएगा। नन्नराज द्वितीय के बाद आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त के बाद आपका हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त के बाद होगा जब आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है,
महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है शिवनंदी, इसके बाद आपको ध्यान रखना है शिवनंदी। ये सब किनके शासक हुए? पांडु वंश के। एक बार नाम सुनेंगे, उदयन, इंद्रबल, ईशानदेव, नंदराज प्रथम, तीवरदेव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और आपका महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, जिसमें से उदयन के बारे में तो मैंने बता दिया, उदयन को आपका आदि पुरुष के नाम से जानते थे कालंजर अभिलेख के आधार पर। और इंद्रबल जो कि वास्तविक संस्थापक हुए कहाँ के? पांडु वंश के, ये आपको ध्यान रखना है। ईशान देव, ईशान देव के देखो, इंद्रबल के बारे में क्या ध्यान रखना है? ये आपका वास्तविक संस्थापक, इंद्रबल के बारे में ध्यान रखना है जी, आपका वास्तविक संस्थापक हुए। और इन्होंने क्या किया? इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक शहर की स्थापना किया। किसका स्थापना किया? इंद्रपुर, इंद्रपुर नामक शहर की स्थापना किया, जिसको हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं? खरौद बोलते हैं। तो पूछेगा कि खरौद का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको बताना है इंद्रपुर, और इसकी स्थापना इंद्रबल के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा ईशान देव के बारे में, तो ईशान देव के बारे में आपको बताना है कि ईशान देव क्या किए थे। इन्होंने आपका खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। ईशान ने खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो प्रमुख प्रमुख शासक है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो तीवरदेव है ना, तीवरदेव, तीवरदेव के बारे में ध्यान रखना। इन्होंने आपका सकल कोशलाधिपति उपाधि धारण किया। और तीवरदेव के काल को आपका छत्तीसगढ़ का, मतलब पांडु वंश का उत्कर्ष काल के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बोला कि तीवरदेव जी ने ये सकल कोशलाधिपति को उपाधि धारण किया, साथ ही साथ तीवरदेव के काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपका तीवरदेव है, इसके जो आपका ताम्र प्रत्यय है, राजिम से, बालोद से और बोड़ा से, याद रखना। इसके ताम्र पत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? राजिम से प्राप्त हुए हैं, बालोद से प्राप्त हुए हैं और आपका बोड़ा से। ठीक है, इसके ताम्र पत्र इन सभी जगहों से प्राप्त हुए, राजिम से, बालोद से, आपका बोड़ा से। उसके बाद आया आपका नंदराज द्वितीय है ना, उसके बाद आपका चंद्रगुप्त। देखो महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में और नहीं बताऊंगा, इसके पहले मैंने पूरा आप लोग को बता दिया है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में मैंने अभी और नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। इसके पिताजी का नाम था हर्षगुप्त है ना, और इसी हर्षगुप्त का विवाह होता है वाष्टा देवी से, जो मौखरी वंश की राजकुमारी थी, है ना। और जब हर्षगुप्त की मृत्यु होता है तो वाष्टा देवी उसकी स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण का प्रारंभ करते हैं। कौन? वाष्टा देवी जी। लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं होता मंदिर, वो जो मंदिर को कंप्लीट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा किया जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपको महाशिवगुप्त बालार्जुन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपसे पूछेगा अड़भार ताम्रपत्र, अड़भार, अड़भार ताम्रपत्र किसका है? तो अड़भार ताम्रपत्र आपका नंदराज द्वितीय का है। चंद्रगुप्त का आपका ताम्रपत्र का नाम बता दे रहा हूँ, सिरपुर ताम्रपत्र किसका है? आपका चंद्रगुप्त का है। हर्षगुप्त के बारे में मैंने बताया, महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिताजी थे, है ना। इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी स्मृति के रूप में इसकी पत्नी वाष्टा देवी लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करती है। लाल ईंटों से मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन इस मंदिर को कंप्लीट कौन कराते हैं? इनके पुत्र वाष्टा देवी और हर्षगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन कराते हैं। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में मैंने पूरे सभी तथ्यों को आप लोग को बता दिया। आशा कर रहा हूँ ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। अब आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अगर पसंद आता है तो निश्चित ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।